राजनपुर, रुझान और तोंसा में सैलाब से तबाही। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश। वज़ीर आला की इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मेडिकल कैंप्स भी लगाने का हुक्म दिया गया है। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। तो राजनपुर में मुतासरीन सैलाब चारों अतराफ सैलाब होने के सबब अपने ही घरों में महसूर होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। राजनपुर, रुझान और थोंसा में सैलाब से तबाही हो रही है। राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश की गई है, जबकि वज़ीर आला की इमदादी सरगर्मियां तेज़ करने की हिदायत। मेडिकल कैंप्स भी लगाने का हुक्म दिया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठा ना रखी जाए। तो राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश भी की गई है। राजनपुर में मुतासरीन सैलाब चारों अतराफ सैलाब होने के सबब अपने ही घरों में महसूर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे कमर सिराज। जहाँ मैं इस वक्त फादलपुर के नवाई बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुतासिर सैलाब अपने ही बोसीदा घरों में महसूर हुए हैं। इन मुतासिर सैलाब को किन किन मुश्किलात का सामना है, इनकी ही ज़बानी पूछ लेते हैं। अम्मा, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? सबको सब मुश्किलात है। साढ़े चौची धार पानी है, साढ़े खाण पीवण कशा कानी, साढ़े जही ढाए गन बाल शोधे थई ही पानी को झल झल ओहण रोजी साढ़े खावण कोई शाय खर्चा मुक गए, कई शाय कानी माल रिजक दा कई खर्चा कानी गाले भोंग सब खत्म थी गन। वाला गरीब बंदे वही वक्त तक सारी कहीं मदद की थी। असा बारिश दे तले बैठो सकू ही वक्त तंबू सिर्फ नहीं मिला गया, बेली तंबू मिलिया वने कोई नहीं आया ही वेल तक असा कने। मेहरबानी करो सारे ते गाले रहम करो, सारे बाले को की खाना मिलिया वने की खावण वास्ते कशा राशन मिलिया वने, सारे जही या सारे ते मदद करो, सारे जही बण वने। बहु गरीब बंदे असलो कई शाय कानी सारे को इतना जरूरत ही कानी असा ये बना सकूं वाला। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम अपने घरों में महसूर हुए, हमें यहाँ से अभी तक जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू नहीं किया। हमें कोई भी अगर हमें टेंट दे दिया जाए, चले हम सर को छुपा लें, लेकिन हमारे पास इस वक्त टेंट भी नहीं है, खाने पीने को लिए कोई सामान नहीं है, और जिसकी वजह से हम इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। जी, वज़ीराबाद दरिया शदाब में खान की हेड के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इंतजामिया ने वार्निंग जारी कर दी। दरिया चनाब से मुल्हिका आबादियों में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। सैलाब से मुतल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल, महकमे अलर्ट हैं। इंतजामिया की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। तो दरिया चनाब में खान की हेड के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है और इंतजामिया ने इस हवाले से वार्निंग जारी कर दी है। दरिया चनाब से मुलाहिका आबादियों में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से मुतल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और महकमे भी अलर्ट हैं। जबकि बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशों से मुतासरा अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। पीपल्स पार्टी के कारकुन इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क भर में बारिशों से मुतासरा अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी के कारकुन इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो की जानिब से हिदायत की गई है और उनकी जानिब से इजहार अफसोस भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाई जा सकती है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है IMF ने अगस्त में लेवी बढ़ाने की शर्त आयद कर रखी है। आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराया जाएगा। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी तैयार। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में 6 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए पर ट्रेड, जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 246 रुपए पर फरोख्त जारी है। और डॉलर की कीमत में 6 पैसे का इजाफा हुआ है इंटरबैंक में, और इंटरबैंक में अब डॉलर की कीमत 240 रुपए हो चुकी है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है और 3 रुपए 50 पैसे महंगा होने के बाद 246 रुपए पर फरोख्त हो रहा है।
تو ڈالر کی قیمت میں 6 پیسے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں، اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 240 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا ہے، اور 3 روپے 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد اس وقت 246 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ جس دن سے عدم اعتماد کی تحریک آئی، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 62 روپے تک گر چکا ہے۔ پاکستان پر ظلم کرنا بند کریں، وقت آ گیا پاکستان پر مسلط امپورٹڈ مصنوعی نظام کو وقت ضائع کیے بغیر ختم کیا جائے۔ پاکستان میں بنتی چلی جا رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ حالات پہلے ہی خراب ہو گئے تھے، اب دن بدن مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن سے عدم اعتماد کا ووٹ آیا ہے، 62 روپے کم ہو چکی ہے روپے کی قدر ڈالر کی نسبت۔ مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے اس کی وجہ سے، اور ابھی پچھلے چند دنوں میں ہفتے دو ہفتے کے اندر جس طریقے سے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، آگے آپ کو بجلی کی قیمتوں کے اندر، پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، تمام قیمتوں کے اندر آپ کو اور مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت نقصان ہو چکا پاکستان کا۔ یہ جو امپورٹڈ مصنوعی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وقت آ گیا ہے اس کو ایک بھی دن ضائع کیے بغیر فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے الیکشن کمیشن کے باہر شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چاروں الیکشن کمیشنرز بھی تھے، یعنی پورے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا صرف ایک نقطہ تھا اس ملاقات کا، اور وہ یہ تھا کہ 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اس پر فوری طور پر جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ ہم نے یہ کہا کہ ملک کا قانون، الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جماعت بھی کسی بیرونی شخص سے اگر پیسہ لے اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کس شخص نے پیسہ دیا، کتنا دیا، کب دیا۔ اور کسی جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی فارن کمپنی سے فنڈنگ حاصل کر سکے۔ اس کیس میں جو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اکبر ایس بابر صاحب نے بڑا واضح ثبوت مہیا کیا آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے بعد ہر ہیلے اور ہر بہانے سے پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ چل سکے۔ اپنی حکومت کے دوران سیاسی دباؤ بھی ڈالا، اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی، حکومتی دباؤ بھی ڈالا، الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈالا۔ بہرحال حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ ریکارڈ جو آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور یہ ریکارڈ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے 8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں۔ جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ تو یہاں پر جو اکاؤنٹس تھے ان کی حیثیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا۔ پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر کم از کم 2 کمپنیاں موجود ہیں، ایک ٹیکساس میں، ایک کیلیفورنیا میں، جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے۔ یہ
कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। तो क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मफाद में फ़ैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मफाद में फ़ैसला करेंगे। उस कंपनी के पीछे जो अशख़ास हैं उनके मफाद में फ़ैसला करेंगे। इसीलिए फ़ौरन जो हमारे मुल्क का कानून है वो किसी फ़ौरन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़े है, फ़ैसला आपने करना है। यहाँ पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फ़ैसलों की नफ़ी कर देती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस पैसे की एक बड़ी रकम जो हासिल की गई वो मुल्क में नहीं आई। वो आज भी बाहर मौजूद है, वो ज़ाती अकाउंटों में मौजूद है। इन सवालात का जवाब किसी के पास है? हर हरबा इस्तेमाल किया पीटीआई ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके। हर रोज़ अदालतों में पटिशनें हुई, स्टे ऑर्डर की कोशिश की गई, रिकॉर्ड ना देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यही आज इल्तजा की है इलेक्शन कमीशन से, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। सिर्फ कल की बात है कि फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में जिसको आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, उन ममालिक में भारी रकम हासिल कर सकते हैं, उसने कहा और के आरिफ नकवी साहब जो अबराज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उन्होंने लंदन में क्रिकेट मैच करवाए और वहाँ पर करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी जिसका नाम भूटान क्रिकेट लिमिटेड था, जो क्रिकेट मैच करवा कर पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफ़ी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह
इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून की गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके, ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफ़ी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है, और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर इमरान खान के हाथ साफ थे, पीटीआई के हाथ साफ थे, तो पहले दिन ही जब फॉरेन फंडिंग का केस आता, कहते ये रिकॉर्ड है, ये हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये लो इलेक्शन कमीशन, ये अब फैसला करो। 8 साल आपने हर हरबे से उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने ना आने की कोशिश की, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफ़ी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश की, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है कि उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हक़ाइक़ क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियाँ निकाल कर, ज़ाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, पहले कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द अज जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शायद राना बस साहब ये बताइएगा कि ये जो अकबर एस बाबर का केस है, इसमें फ्री का आप नहीं है, लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज़, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की ज़रूरत है कि आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहे, पैसे कहाँ से हासिल करता रहे। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा कि जल्द अज जल्द आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ़ैसला करें। शायद साहब एक बात बताइएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ जमातों के जो केसेस चल रहे हैं उनका इकट्ठा फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इकट्ठे फैसला सुना दिया जाए? जी, इकट्ठे हर केस का अलहदा फ़ैसला होता है। ये केस 8 साल से है, इसका फ़ैसला भी सुनाया जाए, उन केसों के प्रोसेस भी मुकम्मल करके फ़ैसले सुनाए जाएँ। हमें किसी और केस से गर्ज नहीं है, हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक जमात ने हर हरबा इस्तेमाल किया इस केस के फैसले को रोकने के लिए। अच्छा ये बताइएगा, कब तक इलेक्शन कमिश्नर या जो हुक्मरान है उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन? देखिए, उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं, हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और हम ये फैसला करके अवाम के सामने रख देंगे। ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है। कौन से अवामिल है जिसकी वजह से फैसला ताख़ीर का शिकार है? अवामिल मैं आपको बताया, अवामिल यही हैं कि एक हुकूमत थी जो हर किस्म का दबाव डालती थी इलेक्शन कमीशन पर, उसने नहीं होने दिए, उसने हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया
अगर उनके हाथ साफ होते तो पहले दिन ही रिकॉर्ड देते, ये फैसला 6 महीने में हो जाता। आज 8 साल सिर्फ इमरान खान की कोशिश से कि ये हकायक अवाम के सामने ना आए, ये देर ताखीर हुई। नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ एक नुक्ता था जो बात हो गई। ये स्पीकर साहब से सवाल करें। इलेक्शन कमीशन के बाहर शाहिद खाका नवासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ का तकाजा है, जब कोई मसला हो उस पर तरीक़ाकार के तहत कार्रवाई की जाए। इलेक्शन का कानून कहता है कि इस मुल्क में कोई भी जमात बैरून मुल्क से पैसा ले तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रकम मुंतकिली पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम जमा की और बरतानिया में T20 मैच करवाए। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी पीटीआई को मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पीटीआई के बैंक रूल के लिए इस्तेमाल किया। एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्डशायर में इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी के महल नुमा रिहाइशगाह पर खेला गया। आरिफ नकवी ने वीकेंड पर खेलों के लिए भी दावत दी, जिसमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात की मुलाकातें, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। हमने मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत ली। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद, गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात को कम किया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात की मुलाकात हुई, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। हमने मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत ली। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद, गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात को भी कम किया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात की मुलाकात हुई।